हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशन। बोले तो आप बोल सकते हो फोटो रेस्पिरेशन को आप C2 साइकिल भी बोल सकते हो, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो आप। मित्रों, फोटो रेस्पिरेशन हम देखेंगे एक ऐसा प्रोसेस होता है प्लांट में जो चलता है कि अगर फोटो रेस्पिरेशन चलने लगे तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाएगी, बढ़ने की बजाय डाउन हो जाती है। फोटो रेस्पिरेशन चलता कब है, बात ये आती है फोटोसिंथेसिस ना करके फोटो रेस्पिरेशन चल जाता है कभी कभी। मतलब C3 साइकिल चलनी थी, C3 साइकिल ना चल के C2 साइकिल चल जाती है पौधे में, जो पौधे की प्रोडक्टिविटी को कम कर सकती है। कब होता है ऐसा? मित्रों, ऐसा होता है तब अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में, हाई टेम्परेचर पर, हाई लाइट इंटेंसिटी पर, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तब फोटो रेस्पिरेशन चलता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है? हो ये रहा है मित्रों, हमने देखा कि जो रुबिस्को एंजाइम था वो केल्विन साइकिल में कार्बन को फिक्स करने का काम कर रहा था, कार्बोक्सिलेशन करके। जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट था उसमें कार्बन को ऐड करता है रुबिस्को एंजाइम, और इस तरह से कार्बन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करता है रुबिस्को एंजाइम। लेकिन हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन में, या बोलिए आप C2 साइकिल में, या बोलिए फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन में, यही रुबिस्को अगर इसको अपनी साइट पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल जाए तो मित्रों होता ये है कि ये क्या करेगा, ये करेगा कि ऑक्सीजन को बाइंड कर देगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ। और जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी तो मित्रों वहां से कंपाउंड बनता है ग्लाइकोलेट, और ग्लाइकोलेट जो कंपाउंड है वो एक डेड एंड प्रोडक्ट है, प्लांट के लिए बड़ा हार्मफुल है। इसलिए प्लांट को उस ग्लाइकोलेट को ठिकाने लगाने के लिए ग्लाइकोलेट पाथवे चलाना पड़ता है, और उस ग्लाइकोलेट पाथवे को चलाने के लिए प्लांट को अपनी एनर्जी का खर्चा करना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, रुबिस्को एंजाइम जो कार्बन को फिक्स करके एनर्जी बनवाने का काम कर रहा था प्लांट में, अगर वो ऐसा पाथवे चला दे जो उल्टा प्लांट की एनर्जी को खर्च करवाए, तो जाहिर सी बात है मित्रों प्लांट की प्रोडक्टिविटी तो घटनी है, डाउन जानी है बढ़ने की बजाय। ठीक है ना? और मित्रों ये कोई ताजुब की बात नहीं है। कभी आप ताजुब करो कि जी रुबिस्को ऐसा क्यों कर लेता है, उसकी बाइंडिंग तो CO2 के लिए है। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है, उसकी बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन के लिए। वो राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट से ऑक्सीजन को भी ऐड करवा देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को करवा रहा था। बल्कि मैं कहूँ कि जो रुबिस्को है ना, रुबिस्को की ये अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है ऑक्सीजनेशन वाली इसकी रुबिस्को की, जिसको ये खुद लेकर पैदा हुआ। ये पैदा ही रुबिस्को मित्रों ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी को लेके हुआ था, जो आर्ची बैक्टीरिया का इनोलेज एंजाइम है। रुबिस्को इनोलेज से इवॉल्व हुआ है, आर्ची बैक्टीरिया के इनोलेज एंजाइम से इवॉल्व हुआ है। इसलिए रुबिस्को की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑक्सीजनेशन की, ना कि कार्बोक्सिलेशन की। कार्बोक्सिलेशन की प्रॉपर्टी तो इसने बाद में आकर, जब नेचर में आया, बाद में इवॉल्व की कार्बोक्सिलेशन करना। और कार्बोक्सिलेशन प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत नेसेसरी हो गया, प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। इसलिए हम केवल आज जो जानते हैं रुबिस्को को, वो उसकी कार्बोक्सिलेशन की वजह से ज़्यादा जानते हैं, ना कि ऑक्सीजनेशन की वजह से। लेकिन मित्रों रुबिस्को को अगर अपनी साइट पर ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाए या हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर में मित्रों होता क्या है, होता ये है ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल,
कंपैरेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से रुबिस्को को साइट पर मिलेगी ऑक्सीजन। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड ना कराकर राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में वो ऐड करवा देता ऑक्सीजन को, और केल्विन साइकिल ना चलवा देगा ग्लाइकोलेट पाथवे। अब ग्लाइकोलेट पाथवे चलेगा तो प्लांट को एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा बेफालतू का। क्यों? क्योंकि उस ग्लाइकोलेट को ठिकाने भी लगाना है, क्योंकि ग्लाइकोलेट मित्रों एक डेड एंड प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, खतरनाक चीज है ग्लाइकोलेट, इसलिए उसको मेटाबोलाइज करिए। और उसको मेटाबोलाइज करने के लिए प्लांट ग्लाइकोलेट पाथवे चलाता है, जिसके लिए प्लांट को खुद कुछ एनर्जी का खर्चा करना पड़ता है। अब यहाँ ये तो बात उल्टी पड़ गई। उल्टी कैसे पड़ गई कि भैया काम करवाना था कार्बोक्सिलेशन का, चलवानी थी केल्विन साइकिल, हाई टेम्परेचर की वजह से कह लीजिए, या हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस की वजह से कह लीजिए, या कहें हाई मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की वजह से कह लीजिए, कारण तो कई हैं। अब रुबिस्को राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट से 1,5 बिसफॉस्फेट जो था उससे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड ना करवा रहा है ऑक्सीजन को ऐड, तो दिक्कत आ जाती है। तो मित्रों यही पाथवे हमें डिस्कस करना है रुबिस्को का, जो रुबिस्को का ये नेचर है ऑक्सीजनेशन करने का, ठीक है ना। C2 साइकिल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मित्रों हम देखेंगे जो पहला प्रोडक्ट बनेगा इस साइकिल में वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा, इसीलिए हमने ये बोला C2 साइकिल। फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन इसलिए बोल रहे हैं कि जो कार्बन इसमें जो फोटोसिंथेटिक कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो मित्रों ये फोटो रेस्पिरेशन एक तरह का हार्मफुल प्रोसेस है प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन ज़रूरी भी है। ये हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के लास्ट में कि ज़रूरी क्यों है। इसके भी अपने फ़ायदे हैं मित्रों, फोटो रेस्पिरेशन के। मित्रों होता है ना, हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, एक नुकसान होता है। तो अगर इसका नुकसान है फोटो रेस्पिरेशन का प्लांट को, तो मित्रों हम देखेंगे फ़ायदे भी हैं। अगर किसी प्लांट में ऐसा कर दिया जाए कि फोटो रेस्पिरेशन होने ही ना दिया जाए, एक ऐसा म्यूटेंट प्लांट बना दिया, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो देखा साइंटिस्ट ने ये करके, तो क्या पाया उन्होंने? पाया ऐसा प्लांट ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, और ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं मित्रों फोटो रेस्पिरेटरी फिनोटाइप। जब हम किसी प्लांट को म्यूटेट करके म्यूटेंट बना दें जिसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो उस प्लांट के फिनोटाइप को हम बोलेंगे फोटो रेस्पिरेटरी फिनोटाइप। हमने देखा ऐसे प्लांट को वो प्लांट ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर ही नहीं पा रहा। इसका मतलब फोटो रेस्पिरेशन भी प्लांट के लिए ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है इस बात पर हम आते हैं लेक्चर के लास्ट में, बताएंगे हम ज़रूरी क्यों है और नुकसान क्या है। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, फोटो रेस्पिरेशन। मित्रों टॉपिक का नाम तो मैंने डाला नहीं यहाँ, क्योंकि ये जो ज़्यादा मामला था तो बोर्ड पर आता नहीं। मित्रों फोटो रेस्पिरेशन के लिए जब फोटो रेस्पिरेशन चलता है तो ग्लाइकोलेट बनता है। ग्लाइकोलेट को ठिकाने लगाने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए प्लांट को चलाना पड़ता है ग्लाइकोलेट पाथवे, ताकि वो डेड एंड प्रोडक्ट खत्म हो और प्लांट को कोई नुकसान ना हो। तो मित्रों ये ग्लाइकोलेट पाथवे है, ग्लाइकोलेट को मेटाबोलाइज करने का पाथवे। जो ग्लाइकोलेट पाथवे है मित्रों, ये 3 ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होता है, एक ऑर्गेनेल में नहीं होता, 3 ऑर्गेनेल्स में जाकर ये कंप्लीट होता है। ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट, एक होता है पैरोक्सिसोम और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और 3 कंपार्टमेंट आपको दिखा दिए मैंने। एक क्लोरोप्लास्ट का हो गया, एक पैरोक्सिसोम का हो गया, और जो सबसे नीचे वाला है ये मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया। अब हम देखते हैं हो क्या रहा है। मित्रों जो RUBP है, हमने 2 मॉलिक्यूल RUBP के लिए, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट
अब राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में होगा क्या, रुबिस्को एंजाइम इसमें ऑक्सीजन ऐड करवा देगा, ऑक्सीजनेशन करवा देगा रुबिस्को एंजाइम। क्यों? उसकी साइट पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके RUBP से अटैच करवा देता है। अब मित्रों याद करिए आप केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था? केल्विन साइकिल में हो रहा था रुबिस्को RUBP से अटैच करवाता था कार्बन डाइऑक्साइड को, और RUBP कितने कार्बन कंपाउंड था खुद? अगर मैं RUBP की बात करूं तो जो ये था ये 5 कार्बन कंपाउंड था। मैं लिख देता हूं ये 5 कार्बन कंपाउंड। केल्विन साइकिल में एक कार्बन और जुड़ जाती थी तो 6 कार्बन बनते थे, और 6 कार्बन आगे चल के बना देते थे 3PGA। 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बना दिए, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रुबिस्को ऐड करता है RUBP से ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब ऐड करेगा 5 कार्बन कंपाउंड में, तो कार्बन तो ऐड नहीं हुई, कार्बन तो 5 की 5 ही रहनी है। तो मित्रों बनते हैं फिर 2 प्रोडक्ट। एक तो बनता है 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल तो बनता है 1PGA, ये एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। 3 कार्बन कंपाउंड एक तो बना 3PGA, और एक 2 कार्बन कंपाउंड बन गया फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। बात को समझिए, रुबिस्को ने RUBP से ऑक्सीजन बाइंड करवा दिया, जो RUBP 5 कार्बन कंपाउंड था। अब 5 कार्बन कंपाउंड से ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद वो 5 कार्बन 2 चीजें बनाता है। एक तो बनाता है PGA, 3 कार्बन कंपाउंड PGA, जैसा कि केल्विन साइकिल में भी बन रहा था जब कार्बोक्सिलेशन कर रहा था रुबिस्को एंजाइम। और यहाँ पर ऑक्सीजनेशन अगर कर रहा है तो एक PGA मॉलिक्यूल यहाँ भी बनेगा। अच्छा, ये PGA तो चला जाता केल्विन साइकिल में, भाई केल्विन साइकिल में चला जाएगा, जो चल रही थी डार्क रिएक्शन के लिए केल्विन साइकिल, उसमें चला जाएगा अपना और ऑपरेट करेगा केल्विन साइकिल को। बाकी जो दूसरा मॉलिक्यूल बनता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब देखिए, इस फॉस्फोग्लाइकोलेट से एक एंजाइम होता है ग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। अब ग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज क्या करेगा? इस फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देता है और फॉस्फोरिक एसिड बनवा देगा। ये बन रहा फॉस्फोरिक एसिड। तो वाटर की हेल्प से ग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट निकलवा देता है और बनवा देता है फॉस्फोरिक एसिड, और जो ये मॉलिक्यूल था फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये खुद बन जाता है ग्लाइकोलेट। तो आपने यहां तक देखा कि RUBP से कैसे फॉस्फोग्लाइकोलेट बना और फॉस्फोग्लाइकोलेट से कैसे ग्लाइकोलेट बना। बात समझ में आई? अच्छा, 2 यहां ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल RUBP के लिए हैं, तो मित्रों यहां भी 2 ही लिखना पड़ेगा, 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए हैं ना, तो 2 PGA बनेंगे और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेंगे और 2 ग्लाइकोलेट बनेंगे। यहां तक तो मामला क्लियर है मित्रों। अब जो ये ग्लाइकोलेट है ना, ये डेड एंड प्रोडक्ट होता है प्लांट के लिए। अब सारा की सारा तमाशा जो प्लांट कर रहा है वो मित्रों इसी ग्लाइकोलेट को मेटाबोलाइज करने के लिए कर रहा है, जो भी ये तमाशा आप देख रहे हो बोर्ड पर। ठीक है जी, बन गया ग्लाइकोलेट। कहां बना? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलेट मित्रों आ जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर, पेरोक्सिसोम में आ गया। अब इस ग्लाइकोलेट कंपाउंड से या ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल में बोलूं, इस ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हुए, इसमें और ऐड होते हैं, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोलेट से पेरोक्सिसोम में आगे बन गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइऑक्सिलेट।
ग्लाइऑक्सिलेट, अच्छा मित्रों ये डेड एंड प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इसमें रेड में लिख देता हूँ, खतरनाक मामला है ये, इसको मेटाबोलाइज करना है, इसलिए रेड से मार्कर से मैंने इसको क्लोज कर दिया। ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में चेंज हो गया ग्लाइऑक्सिलेट में। अब ग्लाइऑक्सिलेट पर क्या होगा, एक एंजाइम होता है ट्रांसएमिनेज। ट्रांसएमिनेज ग्लूट्रेट से, दो मॉलिक्यूल हैं तो दो ग्लूट्रेट मॉलिक्यूल होंगे। ट्रांसएमिनेज ग्लूट्रेट मॉलिक्यूल से अमीन ग्रुप लेकर ग्लाइऑक्सिलेट को ट्रांसफर कर देता है ट्रांसएमिनेज। ट्रांसएमिनेज का काम यही है, अमीन ग्रुप का ट्रांसफर करना इधर से उधर, ये ट्रांसफरेज, अमीनो ट्रांसफरेज का काम होता है, ठीक है, या ट्रांसएमिनेज हम बोले, ट्रांसएमिनेज का काम होता है अमीन ग्रुप को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पर ट्रांसफर करना, ठीक है जी। ग्लाइऑक्सिलेट पर अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो गया ग्लूटामेट से, तो ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, मतलब एक टाइप की अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। अच्छा मामला चल कहाँ कैसा रहा है, दो कार्बन कंपाउंड बनाइए फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो दो कार्बन कंपाउंड ही ये होगा मित्रों ग्लाइकोलेट, ये भी दो कार्बन कंपाउंड है, ये भी दो कार्बन कंपाउंड इसमें आ गया, और ग्लाइऑक्सिलेट भी कितने कार्बन कंपाउंड, दो कार्बन कंपाउंड, इससे बना ग्लाइसिन। अमीन ग्रुप का ट्रांसफर होने की वजह से ग्लूटामेट से हुआ अमीन ग्रुप ट्रांसफर ग्लाइऑक्सिलेट पर, और ग्लूटामेट अमीन ग्रुप देने के बाद कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सो ग्लूट्रेट के अंदर, या हम बोले अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बोलिए आप, या आप 2 ऑक्सो ग्लूट्रेट बोलिए, वो एक ही बात है, ठीक है। ग्लूटामेट अमीनो ग्रुप देकर ग्लाइऑक्सिलेट को खुद कन्वर्ट हो जाता है 2 ऑक्सो ग्लूट्रेट में, और ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन भी मित्रों होगा दो कार्बन कंपाउंड, ये दो कार्बन कंपाउंड बना दिए। अब देखिए, अब ये ग्लाइसिन दो कार्बन कंपाउंड आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आ गया जी 2 कार्बन कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब मित्रों ग्लाइसिन दो कार्बन कंपाउंड, हर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो टोटल 4 कार्बन है यहाँ। अब यहाँ पर ये 4 कार्बन बोले तो जो 2 मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन के, यहाँ पर ये डीकार्बोक्सिलेशन करके एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके अब 4 कार्बन से एक कार्बन निकल जाएगी। हालांकि वो 4 कार्बन 2 मॉलिक्यूल के अंदर थी, दो मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो बचे 3 कार्बन, और 3 कार्बन मिलकर अब एक ही अमीनो एसिड बना देते हैं, या मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल बना देंगे जिसका नाम होता है सेरीन, और सेरीन भी मित्रों एक अमीनो एसिड होती है, ठीक है। देखो जी, अब क्या होगा, ग्लाइसिन के जो 2 मॉलिक्यूल आए थे माइटोकॉन्ड्रिया में, ये इन प्रेजेंस ऑफ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में कन्वर्ट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल भी कंज्यूम होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, तो यहाँ से हम देखेंगे एक अमीन ग्रुप निकल भी जाता है। बॉटम लाइन ये है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल से बन जाता है एक सेरीन मॉलिक्यूल। ग्लाइसिन भी अमीनो एसिड है, सेरीन भी अमीनो एसिड है, याद रखना। बन गया जी एक सेरीन मॉलिक्यूल, और जब ये बनता है तब मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स NADP से बनवाता है NADPH, वाटर को यूज करके एक अमीन ग्रुप निकाल देता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दी, एक कार्बन रिलीज भी कर दी, किससे, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स से, जो 2 आए थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तभी तो 3 बचे ना मित्रों। अब देखिए,
अब सेरीन जो बना, ये कितने कार्बन कंपाउंड होगा? 3 कार्बन कंपाउंड, मैंने लिख दिया सेरीन 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड आ जाता है पेरोक्सिसोम में, सेरीन आ गया, आ गया, चलो जी आ गया। अब सेरीन आने के बाद फिर से ट्रांस एमिनेज एंजाइम क्या करता है, इस सेरीन से अमीन ग्रुप को रिलीज करवा देता है, बाहर निकलवा देगा, निकल गया। तो सेरीन से जब अमीन ग्रुप बाहर निकल जाता है अमोनियम की फॉर्म में निकल गया, तब ये सेरीन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट से इलेक्ट्रॉन ले लेता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज, और जो NAD को रिड्यूस कर देता है। यहां पर समझिए, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में जो इलेक्ट्रॉन था उसको हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज ने हाइड्रोक्सी पायरुवेट का कर दिया ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को दे दिया NAD को, और NAD कन्वर्ट हो गया NADH में, हो गया ना। और तब हाइड्रोक्सी पायरुवेट खुद कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट के अंदर। यहां पर ये ग्लिसरेट बन गया, ग्लिसरेट बन गया जी। अब मित्रों ये बताइए, ग्लिसरेट कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। भाई कार्बन तो यहां नहीं निकला कहीं, तो ये भी 3 कार्बन कंपाउंड रहेगा। ये ग्लिसरेट पहुंच गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये पहुंच गया। अब ग्लिसरेट को ग्लिसरेट काइनेज फॉस्फोराइलेट कर देता है, मतलब फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा थ्रू ग्लिसरेट काइनेज, और ये फॉस्फेट ATP से लिया जाता है और ग्लिसरेट पर लगा दिया जाता है। तो ग्लिसरेट का फॉस्फोराइलेशन कर देंगे जब, तो ग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा PGA के अंदर, 3PGA के अंदर, और 3PGA का ठिकाने लगाने का एक रास्ता कि 3PGA चला जाता केल्विन साइकिल में। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ये आता है, यहां मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर जो फॉस्फोराइलेशन हुआ वो कौन सा हुआ? ऑक्सीडेटिव हुआ, फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ? तो यहां पर हुआ मित्रों जो फॉस्फोराइलेशन हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि एक कंपाउंड से, एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेकर दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर किया है, केवल यही तो हुआ। ATP से फॉस्फेट लेकर ग्लिसरेट काइनेज ने ट्रांसफर किया था ग्लिसरेट पर। तो इस तरह के फॉस्फोराइलेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूं, जो पिछली वीडियोस थी, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है, ATP से ADP बन गया। अब मित्रों देखिए, अब होता क्या है, अच्छा एक चीज और है, इस ग्लिसरेट से ये अमीन ग्रुप ये नहीं निकल रहा है जो ये आ रहा है। ये अमीन ग्रुप वो है जो माइटोकॉन्ड्रिया में निकला था, जिसकी जड़ तो लेकिन पड़ती है क्लोरोप्लास्ट में। देखो मैंने एरो से दिखा भी रखा है कि ये वाला ही क्लोरोप्लास्ट में जा रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कभी समझो आप ग्लिसरेट से निकल रहा है जी, नहीं, ग्लिसरेट, जब ग्लिसरेट का ट्रांसफर होता है तो ग्लिसरेट से कोई अमीन ग्रुप नहीं निकलता। ये अमीन ग्रुप एक्चुअल में वो था जब ग्लाइसिन सेरीन में चेंज हुआ, तब जो अमीन ग्रुप निकला उस अमीन ग्रुप का ट्रांसफर ही हुआ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब देखिए, अब क्लोरोप्लास्ट में भी क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट मॉलिक्यूल मिलकर, ये ग्लूटामेट मॉलिक्यूल और ये अमीन ग्रुप, ये वाला, ये मिलकर जो अमीन कहां से आ रहा था, ये अमीन ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया से, ये दोनों मिलकर, प्लस का निशान लगा देते हैं इसके लिए और इसके लिए, दोनों मिलकर ग्लूटामिन सिंथेज की प्रेजेंस में, ग्लूटामिन सिंथेज एक एंजाइम होता है जो ग्लूटामेट और अमीन ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है ग्लूटामिन के अंदर, तो इसलिए इसका नाम है ग्लूटामिन सिंथेज।
तो ग्लूटामिन सिंथेज ग्लूटामेट को और अमीन ग्रुप को लेकर कन्वर्ट कर रहा है ग्लूटामिन के अंदर, ये बना दिया ग्लूटामिन। अब ग्लूटामिन क्या कर रहा है? ग्लूटामिन इन प्रेजेंस ऑफ गोगाट, मित्रों गोगाट भी एक एंजाइम है, काफी भयंकर नाम है गोगाट। गोगाट एक एंजाइम है और फुल फॉर्म है गोगाट की ग्लूटामेट ऑक्सोग्लूट्रेट अमीनो ट्रांसफरेज। मैंने बोला ग्लूटामेट ऑक्सोग्लूट्रेट अमीनो ट्रांसफरेज, और हम इसको ग्लूटामेट सिंथेज भी बोल सकते हैं। मैंने बोला ग्लूटामेट सिंथेज, ना कि ग्लूटामिन सिंथेज। ग्लूटामिन सिंथेज को तो हम जीएस बोलेंगे, ग्लूटामिन सिंथेज को, और ग्लूटामेट सिंथेज अलग है। ग्लूटामेट सिंथेज है जो ग्लूटामिन से ग्लूटामेट बनवाएगा, और ग्लूटामिन सिंथेज वो है जो ग्लूटामेट से ग्लूटामिन बनवाएगा। दोनों में फर्क है। ग्लूटामिन सिंथेज ग्लूटामेट से ग्लूटामिन बनवा रहा है, और ग्लूटामेट सिंथेज ग्लूटामिन से ग्लूटामेट बनवा रहा है। और ग्लूटामेट सिंथेज को हम गोगाट भी बोल देते हैं, ओब्लिक करके इसको ग्लूटामेट सिंथेज भी आप बोल सकते हो। क्लियर? अब देखिए, अब ग्लूटामिन क्या करता है? ग्लूटामिन अपना एक अमीन ग्रुप दे देता है ऑक्सैलोग्लूट्रेट, और ये ऑक्सैलोग्लूट्रेट कहां से आ रहा था? ये ऑक्सैलोग्लूट्रेट आ रहा था मित्रों, क्लोरोप्लास्ट में आ रहा है। आप कहोगे कि गुरुजी ये ऑक्सोग्लूट्रेट कहां से आ गया? और मित्रों एक बात और याद रखना, 2-ऑक्सोग्लूट्रेट को हम अल्फा कीटोग्लूट्रेट भी बोलते हैं। तो जो ये 2-ऑक्सोग्लूट्रेट है ये आ रहा है पैरोक्सिसोम में, ये पैरोक्सिसोम से आ रहा है। क्यों? क्योंकि पैरोक्सिसोम में ही ये जनरेट हो रहा था। कैसे? वो देखिए, क्योंकि जो ग्लूटामेट था, ग्लूटामेट पैरोक्सिसोम में अपने अमीन ग्रुप को दे देता था ग्लाइऑक्सिलेट को, और ग्लूटामेट खुद कन्वर्ट हो जाता था 2-ऑक्सैलोग्लूट्रेट में। अब 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल से 2 अमीन ग्रुप निकले, तो बने तो कितने बने? 2 बने ना, 2 ऑक्सैलोग्लूट्रेट बने। अब 2 ऑक्सैलोग्लूट्रेट में से एक जो यहां पर सेरीन से जब हाइड्रोक्सी पायरुवेट बन रहा था तो अमीन ग्रुप यहां निकला, तो एक अमीन ग्रुप एक अल्फा कीटोग्लूट्रेट, या मैं बोलूं एक 2-ऑक्सोग्लूट्रेट के साथ मिलकर तो बना देता एक ग्लूटामेट मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल बना। और एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और जब 1 मॉलिक्यूल चला गया क्लोरोप्लास्ट में किसका? 2-ऑक्सोग्लूट्रेट का, तो ये ऑक्सैलोग्लूट्रेट और ग्लूटामिन मिलकर होता क्या है? गोगाट एंजाइम क्या करता है कि ग्लूटामिन से 2-ऑक्सैलोग्लूट्रेट पर एक अमीन ग्रुप का ट्रांसफर कर देता है। अब ऑक्सैलोग्लूट्रेट को एक अमीन ग्रुप मिल गया, तो ऑक्सैलोग्लूट्रेट क्या बन गया? ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट बन गया ऑक्सैलोग्लूट्रेट। प्लस का निशान इसके लिए नहीं है मित्रों, कभी इसके लिए समझो, ये अलग कंपाउंड है, ये इसके लिए है ग्लूटामिन है। तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट में, और ग्लूटामिन ने एक अमीन ग्रुप निकाल दिया, तो खुद भी किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूटामेट में। भाई सीधी सी बात है, अगर ग्लूटामेट में एक अमीन ग्रुप ऐड होने की वजह से ग्लूटामिन बनता है, तो जाहिर सी बात है ग्लूटामिन जब उस अमीन ग्रुप को निकाल देगा तो फिर से वो ग्लूटामेट बन जाएगा। इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। यहां पर यही हुआ था कि ग्लूटामेट और अमीन ग्रुप मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिन सिंथेज एंजाइम कन्वर्ट हो गए थे ये दोनों ग्लूटामिन में। अब ग्लूटामिन से एक अमीन ग्रुप का ट्रांसफर कर देता है गोगाट 2-ऑक्सोग्लूट्रेट पर, जो ऑक्सैलोग्लूट्रेट आ रहा है पैरोक्सिसोम से उस पर। तो ऑक्सैलोग्लूट्रेट खुद कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट में, ठीक है, और ग्लूटामाइन एक अमीन ग्रुप निकाल कर भी खुद किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूटामेट में।
यहां बात समझ में आई। अब यहां पर गोगाट जो फेरेडॉक्सिन रिड्यूस होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है और फेरेडॉक्सिन को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब फेरेडॉक्सिन यहां आ जाता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में। ये हुआ। तो मित्रों ये मामला था ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे का, जिसमें ग्लाइकोलेट को मेटाबोलाइज किया जा रहा है। आपने देखा कैसे ग्लाइकोलेट को मेटाबोलाइज करके अपना पीजीए में ही भेज दिया, वो केल्विन साइकिल में ही ट्रांसफर कर दिया उसको, 3 पीजीए में कन्वर्ट करके, एक पूरे प्रोसेस के बाद, जिसकी वजह से ग्लाइकोलेट अब हार्म नहीं करेगा प्लांट को। जो डेड एंड प्रोडक्ट था अब वो प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा, क्योंकि प्लांट ने उसको एक पाथवे चलाकर पीजीए में कन्वर्ट कर दिया, 3 पीजीए में, और 3 पीजीए चला गया केल्विन साइकिल में। लेकिन प्लांट को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी इस प्रोसेस को चलाने के लिए। मित्रों ये प्रोसेस तो समझ में आ गया, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं फास्टली। 2 RUBP रुबिस्को ऑक्सीजन ऐड कर देता है 2 मॉलिक्यूल में, तो यहां से निकलते हैं 2 PGA और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे फॉस्फोग्लाइकोलेट। कार्बन मैंने सबका बता दिया है, कौन कितने कार्बन था, ये 5 कार्बन था, ये 2 कार्बन है। यहाँ से अब फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट निकल गया तो ग्लाइकोलेट बन गया, जो डेड एंड प्रोडक्ट है। इसी को ठिकाने लगाना है, इसी का मेटाबोलाइज करना है। ग्लाइकोलेट आ गया पेरोक्सिसोम में, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट में, ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइसिन से बनता है सेरीन। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर एक CO2 रिलीज हो जाती है, एक NADPH भी बना और एक अमीन ग्रुप निकला। ये अमीन ग्रुप जो निकला है ये यहाँ से मूव कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और यहाँ पर इस एंजाइम ने यूज़ किए NADP और वाटर को। यहाँ तक ठीक है। ग्लाइसिन 2 कार्बन कंपाउंड था, तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के मिलकर बनाते हैं एक सेरीन मॉलिक्यूल, जो 3 कार्बन कंपाउंड बना दिए। सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया से आ गया पेरोक्सिसोम में, सेरीन से ट्रांसएमिनेज एंजाइम अमीन ग्रुप का ट्रांसफ़र निकाल देता है, मतलब ट्रांसफ़र करना नहीं, निकाल देता है, और सेरीन कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। ये अमीन ग्रुप ऐड होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट बोलिए या आप 2 ऑक्सैलोग्लूट्रेट बोलिए, एक मॉलिक्यूल के साथ एक अमीन ग्रुप एक ऑक्सैलोग्लूट्रेट के साथ ऐड हो जाता है तो बना देता है एक अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अब कहोगे गुरुजी यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 इसलिए है, एक तो यहाँ इससे बना, इनके एडिशन से बना, इसके और इसके एडिशन से बना एक तो यहाँ, और एक जो यहाँ ये बन रहा है ना ग्लूटामेट, ये आ गया यहाँ पर। तो पेरोक्सिसोम में तो प्रेजेंट 2 हो जाएंगे ना, फिर एक तो यहाँ से बनकर आ गया क्लोरोप्लास्ट से, और एक पेरोक्सिसोम में खुद बन रहा है, तो 2 ग्लूटामेट मॉलिक्यूल आ गए हैं, क्योंकि 2 की ही जरूरत थी ताकि ग्लूटामेट अपना अमीन ग्रुप दे सके ग्लाइऑक्सिलेट को और वो कन्वर्ट हो सके ग्लाइसिन में। बात समझ में आ रही है ना मित्रों? ये हुआ था यहाँ। तो ये था ग्लाइकोलेट पाथवे। अब इसके नुकसान क्या है, प्लांट को नुकसान क्या है इसका? तो मित्रों सीधी सी बात है, नुकसान देखिए, जो कि फिक्सेशन में जानी थी कार्बन, वो कार्बन फिक्सेशन में नहीं जा रही है उतनी, ठीक है ना। ग्लाइकोलेट पाथवे चलाना पड़ रहा है। ग्लाइकोलेट पाथवे चलाने के लिए मित्रों आपने देखा ATP यूज करने पड़ रहे हैं, ATP यूज करना पड़ा प्लांट को, ठीक है ना। कुछ रिड्यूसिंग पावर्स, मैं बोलूं रिड्यूसिंग इक्वलेंट्स भी यूज करने पड़े, जैसे फेरिडॉक्सिन रिड्यूस जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया। अगर ये पाथवे नहीं चलता, ग्लाइकोलेट पाथवे नहीं चलता, तो जो रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन था वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता था? वो देता था NADP को। याद हो तो भाई, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने देखी तो उसमें क्या था, PS1 से जब FD को इलेक्ट्रॉन जाता था तो FD फाइनली किसको देता था? FD देता था NADP को, और NADP कन्वर्ट हो जाता था NADPH में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गोगाट फेरिडॉक्सिन जो था इलेक्ट्रॉन लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, उसको गोगाट ने रिड्यूस करके बनवा दिया ग्लूटामेट, और फेरिडॉक्सिन हो गया ऑक्सीडाइज।
तो मैं बोल सकता हूँ रिड्यूसिंग इक्वलेंट्स जो है यहाँ पर खर्चा हो रहा है, ठीक है। और एनर्जी अगर प्लांट को खर्च करनी पड़ रही है बनाने की बजाय, तो मित्रों सीधी सी बात है कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाएगी, ठीक है। बट आप एक चीज देख रहे हैं, फायदे भी हैं इसके, जो मैंने बताया है फोटो एस्पिरेशन जो ग्लाइकोलेट पाथवे चलाया है, फायदे क्या है, क्यों प्लांट अगर ग्लाइकोलेट पाथवे नहीं चल रहा, जिस प्लांट में ग्लाइकोलेट पाथवे नहीं चलता, तो साइंटिस्ट ने देखा कि वो प्लांट लंबे समय तक सरवाइव कर ही नहीं सकता। ऐसी क्या बात है जी, ये तो अच्छी बात है, बल्कि ग्लाइकोलेट पाथवे नहीं चल रहा, एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ रहा, उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी तो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट को ऑब्जर्व कुछ और हो रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्लांट लंबे समय तक जिंदा रह ही नहीं पा रहा, वो मर जाता है। उसका एक सिंपल कारण है। क्या कारण है कि ग्लाइकोलेट पाथवे एक ऐसा पाथवे है जो प्लांट के अंदर फालतू घूम रही ऑक्सीजन थी ना, जो फालतू घूम रही प्लांट के अंदर ऑक्सीजन थी, जो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन को लेकर आरओएस बना रही थी, अब उस फालतू घूम रही ऑक्सीजन को ठिकाने लगाया जा सकता है ग्लाइकोलेट पाथवे से। देखो, ऑक्सीजन यहां भी यूज की, एक स्टेप तो यहां था जहां पर ऑक्सीजन यूज हुई, और एक स्टेप यहां था जहां पर ऑक्सीजन यूज हुई, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ठिकाने लगाने का काम भी तो कर रहा है ग्लाइकोलेट पाथवे। और एक्स्ट्रा फालतू की घूम रही ऑक्सीजन अगर ग्लाइकोलेट पाथवे में यूज हो रही है, तो जाहिर सी बात है ग्लाइकोलेट पाथवे आरओएस बनने नहीं देगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नहीं बनेंगी तो प्लांट को कोई खतरा नहीं रहेगा। अब हो क्या रहा था फोटो रेस्पिरेटरी फिनोटाइप के अंदर, हो ये रहा था जब कुछ कुछ प्लांट में कुछ ऐसे म्यूटेशन किए साइंटिस्ट ने कि ग्लाइकोलेट पाथवे बंद करवा दिया। अब उन प्लांट में ग्लाइकोलेट पाथवे हो गया बंद, ऑक्सीजन यूज हुई नहीं, तो उस ऑक्सीजन ने प्लांट के अंदर बनवाया आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ने प्लांट को लंबे समय तक सरवाइव रहने ही नहीं दिया। अब बात समझ में आई ना आपके कि ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे भी प्लांट के लिए क्यों जरूरी है, क्यों फोटो रेस्पिरेशन जरूरी है। क्योंकि अगर फोटो रेस्पिरेशन होगा तो प्लांट में ग्लाइकोलेट पाथवे भी चलेगा, और ग्लाइकोलेट पाथवे अगर चलेगा तो उससे फालतू घूम रही ऑक्सीजन को मेटाबोलाइज किया जा सकता है, और आरओएस नहीं बनेगा तो प्लांट के लिए अच्छा। देखिए, तो ये था मित्रों जो कुछ अच्छी बात थी। एक और क्या अच्छी बात है ग्लाइकोलेट पाथवे की। ग्लाइकोलेट पाथवे के अंदर हमने देखा जो अमीन ग्रुप निकल रहे हैं, इसको बड़ी अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ पे अमीन ग्रुप निकला, यहाँ पे अमीन ग्रुप निकला, इन अमीन ग्रुप्स को यूज किया गया डिफरेंट टाइप्स की अमीनो एसिड्स बनाने के लिए। जैसे ग्लूटामेट बना दिया, ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है, और ग्लूटामिन बना दिया, सेरिन भी है एक अमीनो एसिड, लाइसिन भी है। तो देखा ना, अमीनो एसिड्स भी बन रही हैं। अमीन ग्रुप के ट्रांसफर होने से डिफरेंट टाइप्स की अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू ग्लाइकोलेट पाथवे। अब ग्लाइकोलेट पाथवे ना हो तो मित्रों सीधी सी बात है, ये मामला भी नहीं बन पाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ग्लाइकोलेट पाथवे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लांट के लिए, ठीक है ना। तो ये बातें थी, जो मामला बड़ा ही आसान है। तो ये प्रॉपर्टी है रुबिस्को की कि रुबिस्को को अगर अपनी साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिल जाए तब तो वो RuBP का कर देगा कार्बोक्सिलेशन, और अगर उसको अपनी साइट पर ऑक्सीजन मिल गई तो वो ऑक्सीजनेशन कर देता है RuBP का, ऑक्सीजन ऐड करवा देंगे, और प्लांट को चलानी पड़ेगी ग्लाइकोलेट पाथवे, क्योंकि ग्लाइकोलेट बनेगा वहाँ जो डेड एंड प्रोडक्ट है।
तो मित्रों उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया है, ठीक है ना। मित्रों रुबिस्को जो है ना, रुबिस्को एक्चुअल में ज़्यादा पसंद करता ही ऑक्सीजन को है, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसको वो अपने जन्म से ही लेकर पैदा हुआ। कार्बोक्सिलेशन तो एक नेचर में आने के बाद उसने इवॉल्व किया इस करेक्टर को, कार्बोक्सिलेशन वाला। जन्म से तो ऑक्सीजनेशन था उसका, और इवॉल्व किससे हुआ है? आर्ची बैक्टीरिया के इनोलेज एंजाइम से रुबिस्को इवॉल्व हुआ है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना मित्रों। किस किस कंडीशन में फोटो एस्पिरेशन चलेगा ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। हाई टेम्परेचर हो तो प्लांट फोटो एस्पिरेशन को प्रमोट करेगा, हाई इंटेंसिटी रेडिएशन हो तो प्लांट भी फोटो एस्पिरेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हाई इंटेंसिटी रेडिएशन होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा प्लांट का। जब ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ गया तो सीधी सी बात है कि अब ऑक्सीजन मोर सॉल्युबल है कंपैरेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो रुबिस्को को मिलेगी अपनी साइट पर क्या? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को ऐड करवाएगा RUBP के अंदर, क्योंकि रुबिस्को के लिए सबस्ट्रेट सेम है RUBP, चाहे वो कार्बोक्सिलेशन करवाए चाहे वो ऑक्सीजनेशन करवाए, ठीक है ना। ये वाला मामला है। एक कंडीशन ये है कि अगर CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में कम है तो ये भी फोटो एस्पिरेशन को प्रमोट करता है। एक कंडीशन ये है हाई ऑक्सीजन लेवल इन एटमॉस्फेयर प्रमोट फोटो एस्पिरेशन। तो ये आपको बातें पता होना चाहिए। यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में। नीट के एग्ज़ाम में तो खैर क्या ही पूछेंगे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादा NCERT में सिलेबस है नहीं 11th-12th में। नेट में काफ़ी तगड़े क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रहे, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप कर लें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यहाँ पर प्लांट का क्या नुकसान हुआ, एनर्जी का खर्चा करना पड़ा, जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स थे उनका खर्चा करना पड़ा, पाथवे के फ़ायदे क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, नेसेसरी क्यों है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। कितनी ऑर्गेनेल्स में जाकर ये ग्लाइकोलेट पाथवे कंप्लीट होता है? तो 3 में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मित्रों मुझे लगता है ये तो हो गया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है मित्रों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मित्रों। ओके बाय मित्रों।